Gagan Kaka, the principals and headmasters of different schools and colleges, and dear students. In fact, it is a great pleasure for me that I am here. And as I told, Manoj was my student for BSc as well as MSc, and he is always associated with me in different ways, not only for the academic purpose. त्यामध्ये बिझी होतो रात्री. एकदा मनात प्रश्न आला की यांना कॉल करू आणि सांगू की आता मी बिझी आहे, परंतु परत एकदा प्रश्न आला की बरेचसे स्टुडंट माझी वाट पाहत आहे, मला तिथे जायला पाहिजे, त्यांच्यासोबत इंटरॅक्शन केला पाहिजे. आपण सगळे IIT आणि नीटचे स्टुडंट आहे. माझे घरी सुद्धा मी स्वतः IIT ची तयारी केली. 12th माझा मॅथमॅटिक्स वरून झालाय आणि IIT ची तयारी केली. माझे भाऊ, माझी वाईफ MBBS आणि MD, आता रेडिओ MD मध्ये आहे. माझा जे लहान भाऊ आहे ते MD मेडिसिन आहे, MBBS आणि नंतर MD मेडिसिन केला. आणि सर्वात लहान भाऊ BTech इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आहे. आणि मी स्वतः IIT JEE ची तयारी केली. काही पुढची गोष्टी सांगण्याच्या पूर्वी मी आपल्याला माझ्याबद्दल सांगतो की मी तयारी कसे केले होते आणि माझे समोर काय प्रश्न होते. आपल्यापैकी किती लोक वर्धाचे वेगवेगळे ग्रामीण एरियाचे? बरोबर आहे. वर्धा सिटीचे किती लोक आहेत? चला, सगळी म्हणजे मिक्स आहे. तर मी आपल्याला सांगतो माझा जे प्रवास होता, थोडक्यात सांगतो 2-3 मिनिटात. मी इथपर्यंत कसे पोहोचला, कसे मी तयारी केले आणि आज इतका मोठा पद मला मिळाला. तर माझा जे प्रवास आहे ते पिलीभीत UP मध्ये एक जिल्हा आहे, UP मध्ये एक जिल्हा आहे पिलीभीत, आणि तिथे एक गाव आहे हर्रायपूर. तिथून सुरू झाला. माझे गावात एक प्राथमिक शाळा होती, जिल्हा परिषदची शाळा. तिथे मी शिकलो, 5th पर्यंत तिथे शिकलो. आणि नंतर 6, 7, 8 ज्युनियर शाळा ते सुद्धा गावात होती. आणि हिंदी मीडियममध्ये माझी पूर्ण शिक्षा हिंदी मीडियममध्ये झाली. मराठीमध्ये बोलतात शिक्षण. पूरा अभी हिंदी बोलता हूँ, ठीक है? बोलू शकतात परंतु त्या फ्लो नहीं है. तो 6 से मैंने स्टार्ट किया ABCD सीखना. A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, 6 क्लास से शुरू किया और 8 पास किया. 9th में मैं एक गुरुद्वारे में चला गया, गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल. वहाँ मैंने 9th और 10th किया. फर्स्ट डिवीजन रहता था, क्लास टॉपर रहता था, लेकिन बहुत कम, उस वक्त नंबर बहुत कम आते थे. 11th 12th के लिए हम बरेली आ गए. मेरे फादर की एक छोटी सी नौकरी, जैसे सर ने बताया, मैडम ने बताया, क्लास 4 में मेरे फादर थे. क्लास 4 में जुडिशरी में जॉब किया करते थे. तो वहाँ मेरी फादर की नौकरी लग गई. तो मैं 11th 12th करने के लिए मैं बरेली आ गया. बरेली एक ज़िला है, प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना होगा आपने, वो बरेली की रहने वाली है. एनीवे, बाकी बरेली का झुमका, बरेली का सुरमा तो सुना ही होगा आपने. झुमका गिरा है बरेली के बाजार में, वही मेरा घर है, उसी झुमके वाली गली में घर है. 11th 12th हो गया. वहाँ से 12th के बाद हमको, अब जैसे आप जिस एज में आप हैं उस एज में मैं था, वहाँ पर मेरा करियर चेंज होने वाला था. 12th के बाद हमको पता नहीं था कि BTech करना है या किस करियर में जाना है, BSc करनी है या क्या करनी है. मेरे फादर बोला करते थे कि आप BSc कर लो, BSc के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करना, या फिर लैब टेक्नीशियन का एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम पास कर लेना, लैब टेक्नीशियन बन जाना. खैर, मेरे साथ जो दोस्त थे 11th 12th के, जो दोस्ती रहती है वो बड़ी अच्छी रहती है ना.
अच्छी रहती है नहीं? तो उन लोगों ने बोला, उन लड़कों ने बोला कि अपन आईआईटी की तैयारी करते हैं। आईआईटी जेईई AIEEE होता था उस वक्त एग्जाम, जो NITs हैं आपके, उसके लिए AIEEE एग्जाम हुआ करता था, अलग से एक एग्जाम होता था, IIT का अलग होता था। अभी तो शायद IIT वाले एग्जाम से ही NIT में एडमिशन होता है, जेईई से ही होता है एडमिशन। उसमें 2 एग्जाम हुआ करते थे, IIT अलग से लिया करता था और ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम AIEEE कहते थे। तो उसकी तैयारी करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी मानी जाती है? कोटा। कोटा बोला जाता है, कोटा बहुत अच्छी जगह है। कोटा या फिर हमारे यूपी में एक जगह थी कानपुर, 2 जगह बोली जाती थी कि आप वहां जाइए, लेकिन कानपुर और कोटा जाने के लिए पैसे चाहिए बहुत सारे, और क्लास 4 में सैलरी मिलती है 4000 रुपये। तो कहाँ क्लास 4 का बच्चा, उसका बेटा कहाँ कोटा जा पाएगा? कोटा जा पाते हैं बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जो सोसाइटी में जिनके पास अच्छा पैसा होता है उनके बच्चे जा पाते हैं। खैर, कोटा जाने लायक पैसे नहीं थे, हमने डिसाइड, ना ही कानपुर जाने लायक पैसे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि हम बरेली में ही कोचिंग करेंगे। बरेली में कोचिंग हमने ढूंढी साइकिल से। हमारे साथ ना हमारे फादर, ना हमारा मदर, ना ही कोई एक सिंगल इंसान अपने दोस्तों के साथ कोचिंग ढूंढ रहा है। खैर, हमने कोचिंग ढूंढ ली। एक केमिस्ट्री के टीचर थे हमारे, माथुर सर, वो हमको केमिस्ट्री पढ़ाते थे, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते थे। तो उन्होंने हमसे 5000 रुपये में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो कर लिया कि आपको पढ़ा देंगे। कोचिंग में सब आते थे, 5000 रुपये उनको देना है। उसके बाद फिजिक्स और मैथ पढ़ना था, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस थी वहाँ पे, उन्होंने 15000 रुपये में वो उस वक्त देने के लिए कोचिंग हमको बोल दिया। तो टोटल 22-23 हज़ार रुपये चाहिए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 22-23 हज़ार रुपये भी नहीं थे देने के लिए, क्योंकि सैलरी 4000 थी, तो खर्चा होने के बाद 1000 रुपये की सेविंग होती है। तो मतलब 22 महीने की सेविंग होना चाहिए, तब 22,000 रुपये आप दे पाइएगा। अभी बहुत कम लगते हैं 22,000, लेकिन सन 2002 में, 20 साल पहले आज से, 22,000 रुपये बहुत हुआ करते थे। खैर, वो नहीं थे, तो फादर ने क्या किया, मैंने तो पापा से बोला कि मुझको कोचिंग करनी है और मुझे इंजीनियर बनना है। तब सिविल सर्वेंट बनने का कुछ ऐसा दिमाग में नहीं था, तो दोस्तों ने जो बोल दिया, बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर भरोसा किया, और पैसे तो थे नहीं, तो गांव की कुछ ज़मीन थी, हम गांव में रहते थे, 1 एकड़ गांव में ज़मीन थी, वो 1 एकड़ ज़मीन उन्होंने बेच दी। उस वक्त 1 एकड़ ज़मीन बिकती थी 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए वो ज़मीन बेची, 22,000 रुपये हमने कोचिंग में दिए, और जो पैसे बचे उससे हमने 1 BHK का घर ले लिया। उससे पहले किराए पर रहते थे, तो 1 BHK के घर में हम लोग रहने लगे, कोचिंग की तैयारी की। IIT प्री में मेरा हो गया, मेंस में नहीं हुआ। खैर, IIT नहीं हो पाया। ओवरऑल मेरा सिलेक्शन एक टॉप 20 में एक इंस्टीट्यूट आता है, जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वहाँ मैंने चूज़ किया और वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न था, वो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, बहुत बड़ा कैंपस था, और उससे भी बड़ा रीज़न था कि वहाँ 4 साल की जो फीस थी वो 4,817 रुपये थी। मैंने कहा ये इंस्टीट्यूट सबसे बढ़िया अपने लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपना पापा जो काम कर रहे हैं घर करने, तो उनको अपनी इंजीनियरिंग बहुत आराम से हो जाएगी। तो 4,817 रुपये दिए, एडमिशन हो गया। एडमिशन करने के लिए भी मैं अकेला ही गया। सोचो कि आपके मदर फादर आपको लेके एंट्रेंस एग्जाम दिलाने जाते हैं, फिर वो वहाँ बैठते हैं, इंतजार करते हैं, फिर गाड़ी से कोचिंग दिलाते हैं। यहाँ एक लड़का ऐसा है जिसने 12th के बाद करियर क्या चूज करना है वो भी खुद डिसाइड किया, खुद कोचिंग ढूंढी, उसके बाद एडमिशन हो गया। तो एडमिशन करने के लिए घर से, समझ लो यहाँ से भोपाल, इतनी दूर हमारा अलीगढ़ था हमारे गांव से, उसके लिए भी हमने ट्रेन में बैठे और चल दिए। एडमिशन हो गया, BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहली बार जब क्लास में इंट्रोडक्शन की बारी आई, फर्स्ट क्लास थी, उस फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देना था। सब बच्चे, होता है ना इंट्रोडक्शन, फर्स्ट क्लास होती है, तो अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मेरी हालत ये थी कि मैं इंग्लिश में
इंट्रोडक्शन तक नहीं दे सकता था। इतना पुअर इंग्लिश थी मेरी, या फिर ये कहूँ कि कॉन्फिडेंस इतना कम था कि वो इंट्रोडक्शन देना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने मुझसे यही प्रश्न पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, यहाँ आपने एडमिशन क्यों लिया है। हमारे क्लास में जो बच्चे आए थे वो कोई दुबई से आया था, कोई गल्फ से आया था, कोई सऊदी अरब का था, कोई CMS से पढ़ा हुआ था, कोई आपके जैसे यहाँ का जो बेस्ट स्कूल है न्यू इंग्लिश स्कूल या कोई अग्रगामी स्कूल, इस टाइप के स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे थे। हम प्राइमरी विद्यालय के पढ़े हुए स्टूडेंट। खैर बीटेक में हमने एडमिशन ले लिया। बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक बीटेक हम पास हो गए। थर्ड ईयर में जब थे तो जॉब लग गई, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब लग गई। फाइनल ईयर तक आते आते एक और कंपनी सीमेंस में मेरी जॉब लग गई। लेकिन जो कॉलेज का टाइम था, कॉलेज का टाइम मैंने यूज किया उन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ें स्कूल में नहीं मिली मुझे। जैसे कि अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए, अपनी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए, अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए, अपनी रीडिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए, दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में खुद को इम्प्रूव करने के लिए वो सब किया। बीटेक हो गया, फिर मैं इंजीनियरिंग करने के बाद गुड़गांव चला गया। गुड़गांव भी खुद ही ज्वाइन किया मैंने, अकेला एकटा मानुस। गुड़गांव जाके खुद ज्वाइन किया, खुद इंटरव्यू दिया और 1 साल तैयारी की। 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब की, मज़ा नहीं आया जॉब में, मुझे लगा कि मुझे स्विच करना चाहिए। फिर से एक एग्ज़ाम आया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक एग्ज़ाम होता है, उसका फॉर्म भी मैंने खुद भरा और उसके रिटन में मैं क्वालिफाई हो गया। इंटरव्यू देने आना था मुंबई। अब मुंबई कभी ज़िंदगी में आया नहीं था मैं। तो जनरली होता है बच्चे को लोग नहीं भेजते हैं, 17-18 साल 19 साल का लड़का होगा, जनरली अकेला नहीं भेजते हैं। लेकिन मैं अकेला ही दिल्ली से आ गया और वहाँ इंटरव्यू दिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। बार की जो बिल्डिंग है, कभी कोई मुंबई गया है तो उन्होंने देखी होगी, आपने पढ़ा होगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया, मैं साइंटिफिक ऑफिसर बन गया। लेकिन फिर भी नहीं रुका वहाँ। फिर सोचा मैंने, नहीं अभी और आगे जाना है, अभी और पढ़ना है। जो मेरा जो दिल की आरज़ू थी, जो पापा कहा करते थे कि सिविल सर्विस करना है, BSc कर लो फिर सिविल सर्विस करना, तो वो आरज़ू फिर से जग गई और सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू कर दिया। वो भी खुद तैयारी करना शुरू कर दिया, ना कोचिंग ना कुछ, सिर्फ इंटरनेट का मदद लिया और बिना कोचिंग के ही तैयारी करना शुरू कर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू तक पहुंच गया। इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आए, 121 नंबर। इंग्लिश में इंटरव्यू था और इंग्लिश मैंने बताया बहुत ही वीक थी मेरी। उसने कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे, समझ में ही नहीं आए, तो खैर सिलेक्शन नहीं हुआ। बड़ी निराशा, बड़ी हताशा और बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन फिर हार नहीं मानी, सोचा फिर ट्राई करते हैं। फिर ट्राई किया, फिर प्री दिया, फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में इस बार खूब तैयारी की और वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स 190 मार्क्स मुझे मिले और मेरा IPS में सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए ये कहते हैं IPS में सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग के लिए जाना था, उस ट्रेनिंग के लिए भी खुद ही गया अकेला, कोई छोड़ने नहीं गया मुझे। खुद रिजर्वेशन किया, खुद ट्रेनिंग की, वर्दी बनवाई, ये सारी चीज़ें बनवाई, ट्रेनिंग पूरी कर दी। तो आपके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा, वो इस तरीके से है कि न कर तकदीर की परवाह, मुकद्दर आज़माता जा। न कर तकदीर की परवाह, मुकद्दर आज़माता जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा, कदम आगे बढ़ाता जा। तो ये मेरी जिंदगी है। आपने जिंदगी को मैं इसलिए आपको बताना चाहता था कि आप लोग चूंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप कनेक्ट कर पाएंगे मेरी इस लाइफ से कि ज़रूरत है कि आपको कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आपके अंदर एक दिलेरी होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए और एक ना डरने का एक वो होना चाहिए, मादा होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है तो दुनिया में कोई भी एम डिफिकल्ट नहीं है। आप देखो, एक गांव का लड़का जो गांव में खेती करता था, मैंने खुद खेती की अपने हाथ से, चारा काटा है मैंने, बैल भैंस चराए हैं मैंने, खेतों में काम किया है, फावड़ा चलाया है,
किया है 10वीं तक। और 11वीं 12वीं में मैं आ गया वहाँ पे, बरेली में आ गया था। तो कहने का मतलब है गांव का लड़का गांव से निकल के आज आपके शहर का एसपी बन के यहाँ पे आया है। जब मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो आप क्या आईआईटी और मेडिकल का एग्जाम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं या नहीं? यस? बहुत ही कम आवाज आ रही है। वेरी गुड। तो जरूरत इस बात की है कि खुद की पोटेंशियल को पहचानने की, खुद के पोटेंशियल को पहचानने की। जनरली क्या होता है, उर्दू में एक वर्ड होता है एहसास-ए कमतरी, मतलब हम खुद को ऐसा लगता है कि हम वीक हैं, बाकी सब अच्छे हैं लेकिन हम कमजोर हैं। हर किसी को ऐसा लगता है, हर स्टूडेंट खुद को ये फील करता है। ये जो फीलिंग है इसको आज मेरे इस लेक्चर के बाद बिल्कुल फेंक देंगे। जो ये एहसास कमतरी है इसको खत्म कर देना है। आपके फादर 4th क्लास में हो, रिक्शा चलाते हो, मजदूरी करते हो, टीचर हो या फिर क्लास 1 ऑफिसर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको किसी जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपके दिमाग में क्या है। जो क्लास 4 के बच्चे के पास दिमाग है वही इस शहर का जो सबसे अमीर आदमी होगा उसके पास भी वही दिमाग होगा ना, वही मेंदू होगा, बरोबर है? वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं, वही 2 आंख हैं, वही 2 नाक हैं, वही दिमाग है ना? यस और नो? चाहे आप गरीब हैं चाहे आप अमीर हैं, अमीर के पास क्या चार हाथ मिल जाते उसको? क्या नहीं ना। तो जरूरत इस बात की, इस चीज का एहसास करने की जरूरत है, दिल से इस चीज को मानने की जरूरत है। चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भगवान ने हमको बनाने में कोई क्या डिफरेंस किया है? मेरे में और आपके जो सर हैं मनोज सर, उनमें कोई डिफरेंस है? 2 आंख है, 2 नाक है, 2 कान है। खून भी अभी निकालोगे तो खून भी सेम रहेगा, है ना? लाल कलर का ही निकलेगा, उनका कोई सफेद कलर का तो निकलेगा नहीं। क्या बोलते हैं? सब सेम है इस दुनिया में। ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने सबको एक सा बनाया है। ये तो डिफरेंस हम लोगों ने क्रिएट किए हैं यहाँ पे आके कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम मराठा, हम बौद्ध, ये सब डिफरेंस इंसान के किए हुए हैं। अल्लाह ने, गॉड ने हम सबको एक सा बनाया। और ये बोलने के पीछे मेरा मकसद क्या है कहने का, आपको मोटिवेट करने का मकसद है कि आपका दिमाग भी एक सा है। आपके अंदर जो दिमाग है वो बिल्कुल एक सा है, सबको एक सा दिमाग दिया है। जरूरत इस बात की है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपनी, जैसे सर ने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस रख के ये एहसास आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। आप तो खैर छोटे हैं लेकिन हमारे टाइम पे एक सीरियल आया करता था शक्तिमान, हाँ सुना होगा नाम। तो शक्तिमान क्या कहता है? शक्तिमान कहता है कि हर इंसान के अंदर शक्तिमान छुपा है, हर इंसान के अंदर वो ताकत छुपी हुई है, उसको पहचानने की जरूरत है। हर कोई इंसान शक्तिमान बन सकता है। अंदरूनी शक्ति हर किसी के पास है। तो आप में से यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, हर एक बच्चे को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। जो करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। जिंदगी में डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, पायलट, हॉस्पिटल, जो आपको करना है वो जिंदगी में आप अचीव कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आपको दिलो जान से उसके बारे में सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। तो मेरी जिंदगी से आप ये सीख सकते हैं कि आप कितने भी गरीब फैमिली से हों, आपकी एजुकेशन कितने भी बेकार स्कूल से हुई हो, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो जिला परिषद के 12th से पढ़े होंगे, बहुत सारे होंगे जो कॉन्वेंट से पढ़े होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि अब जो 2 साल या 1 साल आपके हैं, इसमें आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपना कैसा लगा रहे हैं, कैसे खुद को अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करके उसका होमवर्क आप कैसे कर रहे हैं। अगर इस वक्त आप मेहनत कर ले जाएंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आप गरीब फैमिली से हैं या आपके पास पैसे कम हैं, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। आप कुछ लोग कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, आप में से यहाँ बैठे हैं, लेकिन हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो इस साल, तो अगले साल आपको तैयारी
स्टडी करना पड़े, आप रिपीट कर सकते हैं, बिना कोचिंग के भी इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मराठा हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारे देश के जो सिस्टम है, जो हमारा हिंदुस्तान है, हर जगह मैं बोलता हूँ बच्चों को जाके खासकर कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो हिंदुस्तान है, कि वो बहुत ही प्यारा मुल्क है। यहाँ के जो सिस्टम बनाए गए हैं वो इतने अच्छे सिस्टम हैं और इतनी डाइवर्सिटी है हमारे सिस्टम में। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, इकोसिस्टम में आप पढ़ते हो, इकोसिस्टम है ना आपका एक सब्जेक्ट, इकोसिस्टम में आप पढ़ते होंगे कि जितनी डाइवर्सिटी रहेगी इकोसिस्टम में, वो सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होता है। डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होती है वो सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होता है, और जहाँ पर डाइवर्सिटी की कमी हो जाती है वो सिस्टम वीक होने लगता है। तो हमारे देश में भी डाइवर्सिटी है, सब धर्म के, सब मज़हब के, सभी जातियों के लोग होते हैं, तो इन सब से सिस्टम स्ट्रांग होता है हमारा, और इन सब से हमारा सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारे देश के जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे हैं। आप भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम वर्धा के रहने वाले हैं, या फिर हम गोरगांव के रहने वाले हैं, या नागपुर के रहने वाले हैं, या कहीं के रहने वाले हैं। आप भी दुनिया में आगे बढ़ के बहुत अच्छा करते हैं। आपके वर्धा के ही रहने वाले बजाज साहब ने आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री शुरू की कि पूरे देश में उसका नाम है। वर्धा में ही रह के महात्मा गांधी ने इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया कि आज हमारा देश आज़ाद हो गया। वर्धा में ही रह के बहुत से बच्चे, हमको पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम में ऐसा करेंगे कि IIT में भी जाएंगे, JEE में भी जाएंगे, और गूगल जैसी कंपनी वर्धा का कोई लड़की या लड़का यहाँ पे शुरू करेगा, ऐसी मुझको पूरी की पूरी उम्मीद है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, 2-3 बातें मैं बोलना चाहूँगा कि अपना प्लान बना लीजिए, एक प्लान कर लीजिए कि मुझको ये करना है। डिसाइड कर लिया है आपने, IIT कर लिया है आपने, मेडिकल कर लिया है, अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करिए। वो प्रोग्रेस मॉनिटर आप करेंगे डायरी लिख के कि एक हफ्ते में मैंने क्या काम किया। तो एक डायरी बनाइए, उस डायरी में लिखिए, अपने प्लान को लिखिए, उस प्लान को डिवाइड करिए। महीने में, 1 साल में आपका 12 महीने में टारगेट है कि आपको IIT निकालना है, तो 12 महीने में IIT निकालने के लिए आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इसको आपको ख़त्म करना है। तो किस महीने मुझे क्या ख़त्म करना और कितनी बार मुझको रिपीट करना है, तो वो चीज़ आपकी क्लियर कट आपको पता होनी चाहिए। ये अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो वो आप प्लान करिए। अपनी प्रोग्रेस सुबह में जब आप उठते हैं तो अपनी प्रोग्रेस एक डायरी में लिखिए कि आज मुझे क्या करना है। रात को सोते वक्त उस डायरी को ज़रूर देखिए। आज भी मैं ये करता हूँ, बिलीव मी, आज भी मैं ये करता हूँ। सुबह अपने टारगेट लिखता हूँ, शाम तक मैं उसको अचीव करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए हम मोटे जो आपके यहाँ के दारू वाले हैं उनको इसी उद्देश्य से हम पकड़ते हैं, और मोटे हम डिटेक्शन भी करते हैं, बरोबर है। तो आज भी मैं उसको करता हूँ। वही चीज़ मैं आपको भी ये बोलूँगा कि आप उसको करिए, डायरी अपनी लिखिए, प्लान करिए, हर दिन मेहनत करिए। एलन मस्क कहता है, एलन मस्क का एक कोट है, एलन मस्क का नाम सुना है आपने? वेरी गुड, सारे अवेयर बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं। आप लोगों की जनरेशन को क्या बोलते हैं? जनरेशन X, जनरेशन Z बोलते हैं ना। जनरेशन Z के बच्चे हैं, 5G के दौर के बच्चे हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो एलन मस्क कहता है कि आपको अपने फील्ड में अगर कामयाब होना है तो जनरली लोग क्या करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं दिन में, हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, 40-45 घंटे काम करते हैं। अगर आपको उसको बीट करना है तो आपको 45 की जगह 90 घंटे काम करना चाहिए, मतलब 8 की जगह 16 घंटे काम करना चाहिए। दिमाग तो सबका एक ही है, बस मेहनत का फर्क है। तो जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना ही कामयाब होगा। आपका कॉम्पिटिटर 10 घंटे पढ़ रहा है, आप 12 घंटे पढ़िए, 13 घंटे पढ़िए, मतलब अपनी कैपेसिटी को क्रॉस करिए। तो अगर आप हर दिन मेहनत करेंगे तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी। हार नहीं मानना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हार नहीं मानना है। जैसे मैंने हार नहीं मानी, पहले अटेम्प्ट में हुआ प्री, दोबारा मैंने अटेम्प्ट दिया, इंटरव्यू में फेल हो गया, फिर दोबारा मैंने अटेम्प्ट दिया, तीसरी बार मेरा जाकर सिलेक्शन हुआ। इसी तरीके से हो सकता है कुछ बच्चों का सिलेक्शन ना हो, लेकिन हार नहीं माननी है।
नहीं माननी है, मराठी में कहते हैं जिसको जिद और चिकाटी, तो वो अपने अंदर रखना है और उसके हिसाब से अपने को काम करना है। हार मान गए तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। खुद पे भरोसा रखना है, जो मैंने बताया कि इतना कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ बोलने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खुद पे भरोसा रखिए। आपको अगर खुद पे भरोसा है तो 100% आपको वो कामयाबी मिलेगी। आपने देखा कि एक बच्चा अपने लिए बीटेक की कोचिंग भी खुद ढूंढता है, खुद जॉब भी ज्वाइन करता है, एडमिशन के लिए भी खुद जाता है, सारे काम खुद करता है। तो आपके अंदर पोटेंशियल है, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? यस। आपके लिए एक शेर पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो इस तरीके से हर जगह पढ़ता हूं मैं, आपने सुना भी होगा। वक्त की शाख है दोस्त हिलाना होगा। वक्त की शाख कहते हैं ब्रांच को, ऐ दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। वक्त की शाख है दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराज। आपके कोई प्रश्न है तो आप